चलिए बेटा शांत। तो हम लोग वेव में पढ़ रहे थे, जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कल का पढ़ाया हुआ याद है? साउंड वेव कैन ऑल्सो बी नोन एज प्रेशर वेव, ट्रू या फॉल्स? साउंड वेव जब किसी मीडियम से पास होता है तो मीडियम के किसी हर पॉइंट पर प्रेशर वेरी करता है, ट्रू या फॉल्स? प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बोलिए। डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बी के ए, बी के ए। शांत। प्रेशर वेव का इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन में फेज का डिफरेंस कितने का होता है? π/2, दैट इज 90 डिग्री का। याद रखोगे? सब लोग इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। अब छोड़ दो सब, अब छोड़ दो, अब इधर ध्यान दो। देखो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, मेरी बात सुनिएगा बेटा, अब छोड़ दो। क्या होता है बेटा, साउंड की स्पीड इन एयर लेबोरेटरी में यानी एक्सपेरिमेंटल तरीके से साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया गया था। अब यहाँ पर लोगों में ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि यार साउंड की स्पीड जैसे एयर में कैलकुलेट करा, तो अगर मान लो मीडियम बदल दे, नाइट्रोजन गैस में कैलकुलेट करें, ठीक है, अलग अलग गैसेस मीडियम में साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने का लोगों में इंटरेस्ट था। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हर मीडियम में जाके थोड़े सकता कि अब नाइट्रोजन गैसेस कमरे भर दो फिर साउंड की स्पीड कैलकुलेट करो। तो वहाँ पर बेटा एक स्पीड के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वैल्यू पुटअप करें और हमें साउंड की स्पीड किसी भी गैसियस मीडियम में मिल जाए। इसके लिए न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसे बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। ध्यान दीजिएगा बेटा, न्यूटन्स फार्मूला में ये बोला गया था, न्यूटन ने ये कहा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम में न्यूटन ने ये कहा था बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, आराम से सुनना। न्यूटन ने कहा कि जब साउंड किसी मीडियम में आगे बढ़ता है, गैसियस मीडियम में हम बोलते जैसे साउंड है बेटा, ये जब आगे बढ़ता है तो देखिए कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, ऐसा ही होगा ना? एक मिनट सुनिए। अच्छा बताओ बेटा, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, कंप्रेशन पर या रेयरफैक्शन पर? कंप्रेशन। अच्छा, क्या ये परमानेंटली कंप्रेशन ही रहेगा? नहीं, अगले ही पल क्या हो जाएगा यहाँ, और जहाँ रेयरफैक्शन है वहाँ कंप्रेशन। तो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। क्या कभी प्रेशर जीरो मिलेगा? नो, प्रेशर कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से नीचे होगा। चेंज इन प्रेशर कभी जीरो भी हो सकता है, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है, चेंज इन प्रेशर नेगेटिव में मैक्सिमम हो सकता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने कहा बेटा कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पे पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाता है, यानी जो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है पार्टिकल का कोलिजन बढ़ जाता है बेटा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आसपास के टेम्परेचर से ये ज़्यादा रहेगा, तो ये हीट कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्ट करेगा यहाँ से सराउंडिंग को, जिससे कि इसका टेम्परेचर फिक्स रहे। अब जैसे रेयरफैक्शन है, यहाँ पार्टिकल दूर दूर हो गए, कोलिजन कम हो रहा है पार्टिकल के बीच में, तो यहाँ बोलते हैं टेम्परेचर डाउन हो गया, तो यहाँ सराउंडिंग से हीट इधर फ्लो होगा और अपना ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखेगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली जब साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करता बेटा, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ बोला कि कंप्रेशन है, टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट फ्लो करेगा और टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर। रेयरफैक्शन है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो हीट लेगा सराउंडिंग से और यहाँ पर अपना जो है टेम्परेचर फिक्स रखेगा। तो यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, न्यूटन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा इन्होंने बोला कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आराम से सुनिएगा बेटा, इधर देखिए। तो यहाँ पर बेटा बोला गया कि देखो, क्या हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा,
अब क्या किया इन्होंने, इसको डिफ्रेंशिएट किया, P ऐसी रखेंगे, V का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी वी, फिर V को ऐसे रखेंगे, P का डिफ्रेंशिएशन dP और कांस्टेंट टर्म 0। उसके बाद क्या हो बेटा, P बराबर यहाँ पर माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। और जानते हो बेटा, अगर आपको याद हो तो दिस इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। देखिए बेटा, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दरअसल ये बल्क मॉडुलस के बराबर है। तो यहाँ पर सो द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि हम लोग बोलते हैं अंडर रूट बी बाई रो, क्या बोलते हैं बेटा, बी बाई रो। बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी कल बताया था ना कि साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में, सॉलिड लिक्विड गैस में अंडर रूट बी बाई रो होता है। बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर बेटा बल्क मॉडुलस की वैल्यू P है, देखिए बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है और अपॉन डेंसिटी ऑफ द गैस। यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला अंडर रूट P बाई रो ये न्यूटन ने बताया, परंतु सुनिएगा ध्यान से, एयर में हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10⁵ पास्कल और डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे पकड़ के चलो। जब वैल्यू रखा गया बेटा तो ये वैल्यू 332 से काफ़ी कम आ रहा था। सुना होगा आप लोगों ने, 332 से काफ़ी कम आ रहा था, 280 या 280 समथिंग आ रहा था, 280 आ रहा था। बोला यार इतना बड़ा गैप तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत होता तो मान लिया जाता। सो यहाँ पर न्यूटन के फॉर्मूले को फेल कर दिया गया। बोला स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला है वो गलत है। बात समझ में आ रही है? लेकिन पढ़ना है हमको, कभी पूछ देगा न्यूटन के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड क्या था, तो अंडर रूट P बाई रो था। क्लियर हो गया? P क्या है बेटा, प्रेशर, और रो क्या है, डेंसिटी। दिस फॉर्मूला वॉज रिजेक्टेड। पहुँचो। शांत शांत। बेटा शांत रहना, आराम से ना। प्लीज मिटा दें। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो ये फॉर्मूला फाइनली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये फाइनली फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेटा लाप्लास करेक्शन बताया गया है ना, लाप्लास करेक्शन। यहाँ पर बेटा लाप्लास करेक्शन हुआ, लाप्लास करेक्शन यानी लाप्लास ने बताया यहाँ पर बेटा कि एक्चुअली जो आपने न्यूटन ने गलत किया था। न्यूटन ने ये बोला कि कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जब बनता है तो ये हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, यही बोला था ना न्यूटन ने। लेकिन यहाँ पर बेटा लाप्लास ने बोला कि यार ये कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, ऐसा नहीं कि ये कंप्रेशन है तो हर वक्त कंप्रेशन ही रहेगा, बहुत तेज़ी से कंप्रेशन फिर एयर फ्रैक्शन पर कंप्रेशन। तो बोला यहाँ पर कि दरअसल क्या होता है, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो हीट एक्सचेंज कर सके। यानी कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो हीट एक्सचेंज कर सके। यानी प्रोपागेशन ऑफ अ साउंड इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना,
इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी लाप्लास ने बताया आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम जानते हैं पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पी और वी गामा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डी वी प्लस फिर वी गामा रखेंगे और पी का डिफ्रेंशिएशन 1 डी पी इक्वल टू 0। बोलो क्लियर। और अब बेटा गामा पी, अच्छा वी की पावर गामा -1 तो वी की पावर गामा अपॉन वी कर दूं, क्योंकि वी की पावर -1 नीचे 1 अपॉन वी इंटू डी वी, और ये उठा के उधर ले जाओ माइनस वी गामा डी पी। अब बेटा वी गामा से वी गामा कैंसिल आउट, तो गामा पी बराबर आपको दिख रहा होगा माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। क्या ये बल्क मॉडुलस है? सो इट इज़ वेरी क्लियर कि एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स ऑफ द प्रेशर होता है। अच्छा याद है गामा क्या है, व्हाट इज गामा? एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। सिरजन ने कुछ नया बोला होगा, सही बात है बेटा। चलिए मोनोटॉमिक गैस का गामा कितना होता है बताइए, मोनोटॉमिक गैस का गामा, डायटॉमिक गैस का क्या 3/5 क्या बोले 7/5, 7 बाई पॉलीटॉमिक गैस का गामा, अरे पॉलीटॉमिक गैस का गामा अरे 4/3, अरे 4/3 बैल बुद्धि। एक मिनट शांत शांत, अरे भाई हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं। चल बताइए मोनोटॉमिक गैस का गामा 1.33, ये यहाँ लेके आई, बोली हमारे यहाँ तो 1, तुम्हारे गोले पर पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ 5/3 1.6, अरे हाँ डायटॉमिक गैस का 7 बाई, अच्छा चलिए और बताइए पॉलीटॉमिक का 4/3। देखिए सो स्पीड इज अंडर रूट बी बाई रो के जगह क्या लिखेंगे, गामा पी बाई, हाँ बोला ये ठीक था। इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड सही कैलकुलेट हुआ था, जोर से बोलो सही कैलकुलेट हुआ। छोड़ दीजिए, अरे सोनी दीदी छोड़ दो छोड़ दो, आराम से बेटा धैर्य रखना। अरे भाई अरे तो फाइनली स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम का फॉर्मूला क्या है बेटा, v बराबर अंडर रूट गामा पी बाई रो। गामा के बारे में बोलने की तो आवश्यकता नहीं है, शांति शांति, मिटा दें। चल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर मिटा रहा हूं। चलिए बताइए v बराबर अंडर रूट गामा पी बाई रो, ये क्या निकल गया बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम। क्या ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है? नो। लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है? नो। अरे बल्क मॉडुलस तो है ही, मैं बोलो गामा पी बाई रो, क्या अंडर रूट गामा पी बाई रो लिक्विड वाटर में एप्लीकेबल है? किसी भी मीडियम में तो अंडर रूट बी बाई रो एप्लीकेबल है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। लिखिए हेडलाइन प्लीज। factors affecting the speed of sound in gas। बेटा प्लीज चलिए ध्यान दीजिएगा। ओ चाचा, फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो साउंड की स्पीड गैसियस मीडियम में अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो बेटा, अगर कहीं पर आपके क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि गैस के प्रेशर को हाफ या डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा? देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आप क्या करिए, PV = nRT, क्या आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं बेटा? रुक जाओ, अच्छा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पर बेटा N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा बेटा, वेट डिवाइड में ले आओ और वॉल्यूम वेट के नीचे पहुँचा दो। कर सकते नहीं कर सकते? जल्दी बताओ। अरे W/V, जैसे V नीचे के, अरे ठीक है। अच्छा अब एक बात समझो, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी। तो P/ρ = क्या है बेटा? RT/। अच्छा बताओ R क्या है? गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 25/3 इन SI यूनिट। T क्या? T क्या है बेटा? टेम्परेचर इन। और M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, है ना, या मॉलिक्यूलर मास। बात एक ही है, केजी में रखना होता है। अब देखो डेंसिटी उठा के इधर ले जाएंगे तो देख रहे हैं साफ साफ कि P, अगर केवल प्रेशर बदलना है, टेम्परेचर नहीं बदलना है, प्रेशर बदलना है, तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण, जानते हो बेटा, जब प्रेशर बदलोगे ना तो डेंसिटी भी बदलेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। प्रेशर डबल करोगे तो अपने आप डेंसिटी डबल होगा। आपको डेंसिटी नहीं बदलना, आपको क्या बदलना है? प्रेशर। अपने आप प्रेशर बदलोगे ना तो अपने आप डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर बेटा P/ρ का ये रेशियो कांस्टेंट होता है। इट इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RT/M कांस्टेंट है, यानी P/ρ कांस्टेंट है। इसलिए बेटा हम लोग देखते हैं बहुत लोग स्टूडेंट ना धोखा खा जाते हैं। धोखा कैसे खाते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं गामा P/ρ। हम बोलते हैं अरे यार प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगा। नहीं, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। और P/ρ इज कांस्टेंट। P/ρ क्या बेटा? कांस्टेंट। यानी हम केवल प्रेशर बढ़ाएंगे, डेंसिटी तो अपने आप बढ़ेगा, और इस तरह से बढ़ेगा कि P/ρ क्या है? कांस्टेंट। सो हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो तो, अरे निहारिका देखो सही आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शांति। जैसे गैस की RMS स्पीड भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, √3 RT/M वो भी प्रेशर बढ़ाने पर चेंज नहीं होता है। सृजन दीदी इतना लंबा दूरी से बात करोगी? शांति बच्चों क्या बोली? अच्छा टैलेंट है। हाँ भाई, हरदीप एक काम कर, दोनों टांग करके पीछे ही बैठ जा, क्या फायदा? इतना मुंडी घुमाएगा, इससे अच्छा टांग।
तो शिवा का दोस्त हो गया है, फ्रेंडशिप हो गई नहीं? अच्छा, अभी भैया बैठा हुआ है, नाराज हो जाएगा, ये घर पे कुटाई करेगा, भगा भगा के, याद रखना। अच्छा सीधा टांग तोड़। भाई से तुमको डर नहीं लगता है? अच्छा नो सर, अब तो केवी तुम इंतजाम पानी कर लेना घर पे, ठीक है? आज तो बांध के मारना, जरा बांध के मारना। मिटा दे बेटा, आराम से मिटा दे। हाँ तुम भी बात कर लो पीछे। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर का प्रभाव, ए भाई सुनो, सुनो इधर सुनिएगा। देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा अंडर रूट गामा पी बाई रो होता है, और हम लोग जानते हैं बेटा कि पी बाई रो अभी आपको बताया था आर टी बाई एम होता है। एम क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो सो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी बाई रो के जगह आर टी बाई एम, तो गामा आर टी बाई एम। रुकिए, साउंड की स्पीड होती है गामा आर टी बाई एम। रुक जाओ, इसलिए गैसियस मीडियम में ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते बेटा, देखिए साउंड वेव में मैंने बताया 4 सेक्शन है जिस पे सवाल आते हैं, इक्वेशन, स्पीड और सुपरपोजिशन और बीट, ये डॉपलर इफेक्ट, सुपरपोजिशन में बीट वगैरह सब आ गया। तो 4 सेक्शन ढंग से करके जाओगे, साउंड वेव के क्वेश्चन बना लोगे। स्पीड वाला ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड v बराबर होगा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। यहाँ पर बेटा v1 अपॉन v2 बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट t1 अपॉन t2। रुकिए, अंडर रूट t1 अपॉन t2, रुकिए जहाँ है रुकिए, छोड़िए, अरे रुकिए, लिखना बंद करिए, पहले सुनिए, मत लिखो। अच्छा लिखते हो, कई बार बोलते हो, कोई मानने का नहीं, मारे कम वक्त एकदम टूट पड़ा उस पर ना भाई, छोड़ा ही नहीं कम वक्त। अच्छा बेटा मान लीजिए बेटा NTP यानी 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए बेटा एट 0 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इज VO। स्पीड ऑफ साउंड मैंने माना V0 जो कि 330 मीटर पर सेकंड मान के चलिए, लेट अस सपोज। और उसके बाद एट T डिग्री सेल्सियस किसी टेम्परेचर पर सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। मुझे एक काम दे दे क्वेश्चन के अंदर कि NTP पर बोले स्पीड ऑफ साउंड इतना बताओ, T डिग्री सेल्सियस, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बताओ, 5 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। चाचा सुन लो, करना क्या बेटा, ये फॉर्मूला लिखना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट T1 अपॉन T2। V1 जैसे कि V0 और फिर V, जिस समय V0 है उस समय टेम्परेचर कितना है 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, केल्विन में लिखना है बेटा, ये 273 अपॉन जब V है, हाँ T प्लस 273 यानी केल्विन में रखना है वैल्यू। आ रही बात समझ में? पहले यहाँ तक लिखो, इसके आगे बताता हूँ, पहले लिख लो। आकाश AC बंद हो गया, आओ मिलके चलाएं। चल गया खुशी, अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है ना। ए शांत, चल रहा है ना बेटा, आप टेंशन मत हो, परेशान मत हो। ए शांत, टेम्परेचर कम है, अरे वो रूम टेम्परेचर 32 रखेगा, टेंशन ना लो। यहाँ पर क्या बर्फ़ पड़वा दे भाई, जैसे बोल रहे हो। 32 है तो ठीक है, रूम टेम्परेचर शो कर रहा है। शांत, शांत, इनको अपना 16 चाहिए कि 16 कर दो ताकि बर्फ़ पड़ने लगे।
हाँ ठीक तो है 32। आराम से आराम। सृष्टि का भी तो ख्याल रखेगी, ये सृष्टि भी तो ठीक से चलनी चाहिए। ए भाई शांत, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना प्लीज़। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ शांत रहने को। इधर मिटा दूँ, ध्यान देना। चलो ये यहाँ सुनो बेटा, अरे भाई सुनो, इधर सुनो, इधर 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 देखिए V0 अपॉन V, यहाँ पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, मुझे V सॉल्व करना है, ये चीज़ इधर और ये इधर, तो V बराबर हो जाएगा V0 अंडर रूट T प्लस 273 अपॉन 273। सही लिखा बेटा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? V उठा के इधर लाया, ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ नीचे। सही लिखा? अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2। रुको, ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर इधर देखो। कभी कभी क्या होता बेटा, जैसे अगर आपको फैक्ट्स पता रहेंगे, थ्योरी में पढ़ाई बातें याद रहेंगी, तो न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। ध्यान दो इधर, और सब लोग मुंडी पर करो, कोई लिखेगा नहीं भाई, सब बंद करो लिखना, पहले समझो। क्या होता है कि अगर थ्योरी में पढ़ाई बातें अगर आप ठीक से याद रखेंगे तो क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आ गया, ठीक है भाई, अब मुझसे बोला यार 30 डिग्री सेल्सियस पे चलो स्पीड ऑफ साउंड बताओ, तो बोलेंगे ठीक है NTP पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड दिया जाएगा क्वेश्चन में, और बोलेगा 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ T की वैल्यू 30 रखेंगे, 30 में 273 का डिवाइड हो रहा है, सॉल्व करेंगे, आ गया आंसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इफ़ T इज़ नियर अबाउट द 0 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बेटा T जो है वो काफ़ी 0 डिग्री सेल्सियस के काफ़ी नज़दीक है। जैसे बोलेगा 1 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर 0 था, 0 से 0.1 किया या 0 से 1 डिग्री सेल्सियस किया, 0 के नज़दीक वाली वैल्यू है, उस केस में बेटा T बहुत छोटा हो जाएगा। 273 डिवाइड करने पर 0 पॉइंट बहुत सारा 0.00 आ जाएगा, यानी 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, जब ये बहुत छोटा हो जाता है 1 से तो पावर आगे आ जाता है, आता है आगे। तो इस केस में बेटा V इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं V0 1 प्लस और 1/2 आगे आएगा तो T अपॉन 2 इंटू 273 546। और जानते हो बेटा V0 की वैल्यू अगर मैं 330 पकड़ के चलूँ तो 330 इंटू 1 330, और 330 अपॉन 546, 330 अपॉन 546 इज 0.61 के आसपास, यानी V इज इक्वल टू होगा 330 प्लस 0.61 T। रुकिए 1 मिनट रुकिए, V0 मैंने कितना माना बेटा 330, तो 330 इंटू 1 330, 330 बाई 546 डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर से, 0.61 इंटू T। रुको ए भाई रुको, तो जानते हो बेटा एक बार सवाल ऐसे आया, देखो थ्योरेटिकल सवाल आया, जिसको पता रहेगा तुरंत आंसर देगा। अच्छा बताओ बेटा, क्वेश्चन ऐसे था, अगर मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ कि NTP पर है, अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊँ, टेम्परेचर कितना बढ़ा बेटा, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा, तो 0.61 आंसर था। देखो कैसे, मैंने 1 डिग्री सेल्सियस 0 से 1 किया तो 1 आ गया, चेंज पूछ रहा है यानी V माइनस 330 कह रहा है तो 0.61 मीटर पर सेकंड का चेंज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो साउंड कितना स्पीड बढ़ जाएगा, 0.61 की बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा साउंड की स्पीड में। बोलो क्लियर वर्ड? तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि यहाँ लिख देता हूँ, if temperature increases by 1 degree Celsius from 0 degree Celsius, increases by, बेटा बात नहीं करो, बेटा बात नहीं करो, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, देन
v क्या होगा, तो v होगा 330 प्लस 0.61 और t की वैल्यू 1 पुट कर दो, डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू, t तो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है, v की वैल्यू होगा 330.61 मीटर पर सेकेंड। अगर बोलेगा चेंज इन स्पीड तो अब हो गया 330.61 और पहले था 330, तो 0.61 का चेंज आता है। बेटा बात नहीं प्लीज। भैया थोड़ा शांति बना लो, क्लास में शांति को रहने दो। क्या बोली अंजलि? तुम तो सीरियसली ले ली, दिमाग पे जोर डाल दिया तुमने तो अपना। शांत है, शांति को कायम करना होता है। ए भाई शांत। आकाश, रचित और मिर्जा, व्हाट हैपेंड भाई? क्या हो गया रचित, तुम पढ़ रहे हो? अरे बेटे ए शांत, ए शांत, ए बस हो गया। भाई तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही कदर काटते हो यार। अच्छा ये अननेसेसरी का हंगामा नहीं, जब आपको मूड फ्रेश करना है, बस आपको मूड फ्रेश करना है सर, अब चिल्ला लेते हैं बैल कहीं का। देखिए देखो प्यारे चाचा, ए शांत, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अच्छा देखो इसमें ना केमिस्ट्री लगती है, और तुम जानते हो जहाँ भी केमिस्ट्री आती है वहाँ पे, अच्छा हमारा रायता फैल जाता है, इसलिए मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। केवल इतना याद रखना, बाकी अपनी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सोच लेना। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से गैस की डेंसिटी डिक्रीज होती है, एम आई राइट? ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है गैस में तो वाटर वेपर आता है, गैस में वाटर वेपर आएगा तो जहाँ जहाँ कुछ जगह पर वाटर वेपर अपनी जगह लेगा तो गैस एक्सपैंड हो जाता है। कुल मिला के अपन ऐसा सोचते हैं वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ऐसा अपन लोग सोचते हैं। बाकी अपनी केमिस्ट्री लगा लेना इसके अंदर। बताइए ह्यूमिडिटी के बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? अरे भाई गैस की डेंसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, सीधा सीधा। ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। बाकी बेटा अपनी केमिस्ट्री से इसे सोच लेना। बेटा शांत रहो, शांत रहो। अच्छा ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर आ जाना, यही ना होता है यार। अच्छा देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। और इससे क्या होता है बेटा, क्योंकि वी नो दैट वी बराबर होता है अंडर रूट गामा पी बाई रो। अगर डेंसिटी घटता है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, सो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड। इसलिए बारिश के दिनों में आवाज़ तेज भागती है, बारिश के दिनों में साउंड की रफ्तार ज़्यादा होती है। पी बाई रो में प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ, या ह्यूमिडिटी बढ़ाया और प्रेशर को नॉर्मल रखा हुआ मैंने 1 atm।
कौन? जी, वेव जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक आएगा, बिल्कुल सही प्रश्न है। अच्छा, और जवाब भी इसी में है, जहाँ तक आएगा वहीं तक आएगा। हाँ 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 हाँ। सोनी दीदी करी, क्या करते हो सर, कैपेसिटर पूछ करके केवल बेवकूफ़ बनाते हो, करंट भी दो। तो बेटा सिलेबस तो बता ही चुका है, टेंशन मत लेना। मिटा दे बेटा, ए शांत, ए मिटाऊं? आराम से आराम से। सृष्टि, सोनी दीदी को परेशान मत कर। ए शांत, लिख लिया बच्चों? मिटाया जाए? चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, मिटा दूं? चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ सवाल करते हैं। पहले कुछ हम लोग सवाल करते हैं। तेरा जरा मॉड्यूल वेव का बेटा शांत है। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग बनाते हैं और आप जवाब देंगे। शांत भाई है? हाँ चलो क्वेश्चन लिखना। चलो लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर, सवाल लिखो, अब क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर the speed of sound in air, at what temperature the speed of sound in air becomes double of its value at 0 degree Celsius, becomes double of its value at 0 degree Celsius। बनाओ बेटा। हमें वो टेम्परेचर बताना है जब स्पीड ऑफ साउंड जितना 0 डिग्री सेल्सियस उसका डबल हो जाए। अरे भाई शांत हो जाए। वन 1192 केल्विन ना। हाँ बोलो अरुण। 819 केल्विन। अच्छा हाँ 1092 केल्विन, यस। हाँ हाँ तो सेल्सियस को केल्विन में डाल लो बेटा। अच्छा देखिए, कह रहा है कि वो टेम्परेचर बताइए जहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस का डबल हो जाए। 0 डिग्री सेल्सियस V0 है तो डबल हो जाए। अच्छा बेटा, क्या हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T? तो V1 पहले मान लीजिए V0 है, बाद में 2V0 हो गया। जब V0 है तो उस समय टेम्परेचर कितना है? 273, और फाइनल टेम्परेचर T हो गया। V0 से V0 कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/4 273/T, T बराबर 4 3 जा 12 2 1 7 4 जा 28 और 1 29 2 1092 केल्विन हो गया भाई आंसर। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? यानी कि इस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस जितना था उससे डबल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
बेटा बातें नहीं करो प्लीज़। लिखिए, अगला सवाल लिखिए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव if the frequency of sound wave is increased by 25%, if the frequency of sound wave is increased by 25%, then find the percentage change in its wavelength. Then find the percentage change in its wavelength. क्या 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 बोली? अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे अरे, लड़ना नहीं, आराम से। अच्छा बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। V बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये लगाना है V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा बताइए स्पीड किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, स्पीड किस पर डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पे। तो स्पीड इज फिक्स्ड। हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी यानी जो वेवलेंथ होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? यानी इनिशियल वेवलेंथ अपॉन फाइनल वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जो इनिशियल होगा नीचे और फाइनल फ्रीक्वेंसी ऊपर। अच्छा देखिए फ्रीक्वेंसी कितना % बढ़ाया गया है? अच्छा पहली बात तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, यानी अगर वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज करा तो बोलेंगे परसेंटेज डिक्रीज होना है। ठीक, अब फाइनली फ्रीक्वेंसी 25% बढ़ा दिया, मतलब इनिशियल जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसमें प्लस करना 25%। परसेंट क्या होता है कि हाँ इनिशियल का 25%, परसेंटेज तो किसी का होगा ना, इनिशियल का 25% और फिर उसे F1 में ऐड कर देना है अपॉन F1। यहाँ पर बेटा 25 4 जा 100, यहाँ पर कितना? अच्छा 1 में 1/4 जोड़ेंगे, 4/5 होता है, सॉरी 5/4 अपॉन F1, तो यानी 5/4 हो गया। यानी फाइनल वेवलेंथ जो होगा बेटा λ2 वो कितना होगा? 4 ऊपर जाएगा ना, 4/5 λ1। बोलो सही बनाया ये? देखो ये जो वैल्यू आया λ1/λ2 आया ना, तो λ2 कितना होगा? 4 ऊपर 5 नीचे। परसेंटेज डिक्रीज कह रहा है। डिक्रीज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस डिक्रीज जब भी होता है तो इनिशियल बड़ा हो गया ना, तो इनिशियल λ1 फाइनल 4/5 λ1 अपॉन λ1 इंटू 100। λ1 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, 5 का एलसीएम 5 - 4 1 इंटू 100। आंसर देंगे 20%। 20% डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, 4/5 हो गया है इनिशियल का। शांत बेटा, शांत, बिल्कुल शांत रहो। हो गया? हेडलाइन दीजिए, एनर्जी ऑफ अ वेव। एनर्जी ऑफ अ वेव, एनर्जी ऑफ अ वेव। बेटा आराम से, आराम से सुनिएगा। एनर्जी ऑफ अ वेव, वेव की एनर्जी। अच्छा सब लोग समझो, सब लोग आराम से समझो, सब लोग आराम से समझो भाई। एनर्जी ऑफ अ वेव, वेव की एनर्जी। जैसे क्या होता है बेटा, मैं बोलूं कि सर ये रस्सी है, ऐसे समझना ध्यान से, ये रस्सी पर ट्रांसवर्स वेव ऐसे प्रोपागेट कर रहा है।
अच्छा, ये किसका बनाया डायग्राम? हार्मोनिक वेव। क्या पढ़ना बेटा हम लोग को? हार्मोनिक वेव। अच्छा, वेव तो कोई भी हो सकता है, इसमें ऑसिलेशन तो पीरियोडिक भी हो सकता है, जरूरी एक SHM हो, है ना भाई? लेकिन हम लोग को किसके लिए पढ़ना बेटा? हार्मोनिक वेव के लिए। रुक जाओ, पहले इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जो हमें सिलेबस में वही पढ़ना हमें एनर्जी ऑफ हार्मोनिक वेव बतानी है। अगर हार्मोनिक वेव है, जैसे रस्सी पर हार्मोनिक वेव बनाया तो रस्सी के सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर। साउंड वेव अगर आगे बढ़ रहा है तो वो हार्मोनिक वेव है, हर पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी एनर्जी पढ़नी है हमें। हर वेव की एनर्जी नहीं पढ़नी है, हार्मोनिक वेव की एनर्जी पढ़नी है। अब ध्यान से सुनिए, आसान है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, कुछ नहीं इसमें, पहले सुनिए ध्यान से। तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव के मिलेंगे, बीट्स के मिलेंगे, डॉपलर इफेक्ट के मिलेंगे, एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी के क्वेश्चन कम मिलेंगे। आप 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन एनर्जी, इंटेंसिटी और पावर के मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव, बीट्स इसी के मिलते रहेंगे, है ना, जिसमें पूछा जाता है भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये सब कराते रहते हैं। पहले समझो ध्यान से। तो एनर्जी ऑफ अ वेव पढ़ना हमें। इसमें करना क्या होता है बेटा, जो पॉइंट्स जिस पे हमें सवाल पूछा जाता है, सुनो पहले क्या क्या पूछा जाता है। जैसे देखिए, अगर आप ये देखें तो रस्सी अगर ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में रस्सी स्ट्रेट रहेगा, ऐसे स्ट्रेट होगा, ओके। अब आपने ऐसे करके ऑसिलेट कराना शुरू करा, SHM कराना शुरू करा, तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता गया और हर पार्टिकल SHM कर रहा है। अब आप अगर बेटा इसको गौर करिए, ये वाला पोर्शन गौर करिए, कोई भी अगर आप देखिए बेटा, छोटा सा पोर्शन है। पहले रस्सी जब रेस्ट में था, अरे भाई बकवास मत कर, सुनना भाई, काम की बात करते, तेरे को नहीं बनना डॉक्टर, मत बनना। जब रस्सी स्ट्रेट है तो ये वाला पोर्शन देखो बेटा, माना कि ये पोर्शन dx लेंथ का है, ये रिलैक्स स्टेट में, रस्सी यहाँ स्ट्रेट है, रिलैक्स्ड है। जब हम खींच करके और ऑसिलेट कराते तो रस्सी में अंडर टेंशन है। हम देखते बेटा कि ये रस्सी पहले इतना लेंथ का था जो कि नॉर्मल लेंथ था, अब देखिए रस्सी टेढ़ी हो गई, यहाँ पर ये लेंथ नज़र आ रही है बेटा। ये देखिए, ये बड़ा है लेंथ, ये छोटा और ये बड़ा हो गया, ऐसा लगता है ये dx है, ध्यान दीजिएगा ये dx है, और ये ऐसे खिंच गया, ये ऐसा लगता है dl हो गया, ऐसे समझिए। तो ये बेटा ये खिंच गया, ये लेंथ बड़ी हो गई। देखिए दरअसल क्या होता है कि रस्सी यहाँ पर रिलैक्स्ड में है और ये रस्सी खिंच गई, खिंच गई मतलब एनर्जी भर गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा। अब समझिए ध्यान से क्या होता बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या होता बेटा कि जैसे अब ये पॉइंट देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल था, यहाँ पर है ना, जब रस्सी में कोई वेव नहीं जा रहा था, रस्सी ऐसे था। अब जब वेव ऐसे क्रिएट किया आपने तो ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन या रस्सी इतना खींच गया, देखिए इतना खींच गया, देख रहे हैं आप, पहले इतना ही था, ये रिलैक्स्ड लेंथ था, देयर इज नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, रस्सी बिल्कुल अपना नॉर्मल लेंथ में था, ये स्ट्रेच हो गया। तो क्या होता बेटा, पहली बात तो ये सुनिए, हम लोग SHM में पढ़ते हैं, इन SHM ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग SHM में ये पढ़ते हैं, SHM में ये पढ़ते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है तो हम ये पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा पढ़ते थे। यहाँ बेटा उल्टा होता है, यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो अपन को यही समझनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। देखिए जब ये पोर्शन ऊपर नीचे जाता है बेटा, जब ये पोर्शन ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है तो जब मीन पोजीशन पर आता है तो ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। आ रहा है बात समझ में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो एक्सट्रीम पर। यहाँ पर भी वही होता है, जब ये पोर्शन ऐसे, कोई भी पोर्शन पकड़ लो, ये ऐसे जब एक्सट्रीम पर है कोई स्पीड नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहाँ आया काइनेटिक एनर्जी जीरो, अपना ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन जब ये मीन पर आता है तो ये सिचुएशन में आता है। तो सुनिए पहले ध्यान से, वेव के अंदर जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है बेटा तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहानी सेम बोलेंगे।
मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पर 0 होता है, ठीक बात है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा हम उल्टा बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अच्छा बताइए, मीन का देखिए, जब मीन पर पहुंचा तो ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, और एक्सट्रीम पे पहुंचा तो नेचुरल कहानी है। यानी जानते हो बेटा, हम लोग यहाँ जो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ उल्टा बोलते हैं। अगर बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो हम बोलते हैं मीन पर होगी। देखिए बड़ा अजीब है, अजीब है, बड़ा अजीब है। एसएचएम का उल्टा है, एसएचएम में मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ मिनिमम नहीं हो पाता क्योंकि रस्सी ज़्यादा खिंच गई। आपके सामने एग्जांपल है, देखिए ये खिंच गई ज़्यादा, जितनी खिंचेगी उतनी एनर्जी भरेगी, जितनी खिंचेगी उतनी एनर्जी उसमें भरेगी। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होती है, और मिनिमम तो मिनिमम होती है एक्सट्रीम पर, एट एक्सट्रीम। देखिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा। पहले तो इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल आता है जो कि हमें याद रखना चाहिए। एसएचएम का, एसएचएम में जैसे करंट एनर्जी वेरी करता है, वेव में कोई भी पोर्शन पकड़ोगे रस्सी का, करंट एनर्जी सेम तरीके से वेरी कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है बेटा, मीन पर, और मिनिमम कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर। इसका जस्ट अपोजिट है। लिखो, पहले यहाँ तक लिख लो। बेटा शांत, भाई शांत, अरे भाई शांत, हाँ बोलो बेटा बोलो। एक ही मतलब मीन पर दोनों ही मैक्सिमम है। हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्व नहीं है यहाँ, बोलता हूँ ना अभी, बताता हूँ ना अभी बोलूँगा ना भाई। एक मिनट पहले आप नोट कर लो ताकि मैं मिटा के कुछ और भी बातें बोल सकूं। आराम से, आराम से। ओहो, अरे आराम आराम। अरे 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 मत करो। हाँ भाई सुनो, हो गया। अच्छा आप सुनिए, लिख लिया बेटा, ध्यान दीजिए, घबराना नहीं। मिटा दूँ? अच्छा चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, चलो इधर ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपसे एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बताइए, एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या होता है, वेरिएबल या कंजर्व? कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कांस्टेंट होती है। जहाँ पर करंट एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और जहाँ करंट एनर्जी मिनिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम इज कांस्टेंट। यही होता है ना एसएचएम के अंदर। इसमें क्या बोलते हैं, कभी करंट एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी गया, कभी पोटेंशियल से करंट एनर्जी गया, यही होता है ना। एसएचएम में ये होता है, लेकिन वेव में ये नहीं होता है। इधर ध्यान दीजिए, अगर आप मेरी नज़रों से फील करें, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, मेरी नज़रों से फील करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ज़रा सोच के देखिए बेटा,
पहले तो वेव का डेफिनेशन क्या था कि वेव विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी जो भेज रहा होता है। अब सोच के देखिए बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, ये रस्सी ऐसे टाइट है, जब आप ऐसे करके पकड़ के और ऐसे खींचते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे खींचते हैं, तो रस्सी को आप यहाँ पर सोचिए बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बिल्कुल आराम से सुनिए, आपको थोड़ा सा फील होगा। अच्छा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब मैंने कहा इसके बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को लाइक अ स्प्रिंग समझना। जब आप ऐसे करके खींचते ऊपर, खींच करके फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराओगे, ठीक है ना। कभी आप देखना इन द जिम क्या करते हैं, ऐसे जिम में ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज ऐसा देखा मैंने कि वो रोप ले लेते हैं, रोप, और उसके बाद ना ऐसे ऐसे करते हैं, वेव बनाते हैं, उसमें वेव बनता है ऐसे। अरे कभी देखना भाई, कभी वेव देखना। अरे मुंडी पर करो, मुंडी पर, भाई एक सेकंड पहले सुनो तो सही, काम की बात कर रहा हूँ। ऐसे रस्सी रोप ले लेते हैं, रस्सी मोटा होता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे वेव बनाते हैं। उसमें क्या होता है, खींचते हैं ऊपर। जब वो खींचते हैं बेटा ऊपर की तरफ, तो ये चीज़ यहाँ आ गया, तो ये जो नेचुरल लेंथ में था स्प्रिंग, ये स्प्रिंग खींच गया। अरे खींचा कि नहीं खींचा? तो आपने इसमें क्या करा, एनर्जी भर दिया, आपने वर्क करके एनर्जी भर दिया। अरे भरा कि नहीं भरा? सोचिए, ये मीन पोजीशन पर है और इसमें एनर्जी भर गई। अब ये एनर्जी की वजह से पुश करेगा ऊपर की तरफ और ये ऑसिलेट करना शुरू करता है। जब ये ऊपर जाता है बेटा, तो बगल वाला ये खींच जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, और एक टाइम पर फिर सब के सब ऑसिलेट करने लगते हैं। अच्छा, आप सोच के देखिए, जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा, तो सोचिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो सोचिए कि ये वाला जो पोर्शन है, छोटा सा लेंथ, सोचिए ये खिंच जाता है, इधर वाला पोर्शन इसको ऊपर खींचता है, इधर वाला पोर्शन नीचे खींचता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी भरती है यहाँ पर एट मीन पोजीशन पर। ये एनर्जी जैसे वेव इधर चल रही है, तो लेफ्ट से एनर्जी लेगा, एनर्जी मीन पोजीशन पर भरेगी, एनर्जी मीन पोजीशन पर भरेगी। काइनेटिक एनर्जी तो है ही, जब वो रस्सी स्ट्रेच होता है ना, तो लेफ्ट वाला पोर्शन टेंशन लगाता है और उसको खींचता है, तो एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है, एनर्जी आती है, फिर वो एनर्जी आगे जाती है। तो दरअसल क्या होता है बेटा, वेव में अगर कोई पोर्शन ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। एसएचएम जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी ऑफ दिस एसएचएम इज नॉट कांस्टेंट। ये पोर्शन ऑसिलेट कर रहा ऊपर नीचे, और ये ऐसे होगा, जब ये अभी है ना, तो ऐसे स्ट्रेच एकदम टाइट रहेगा, इधर से भी खींचा, इधर से भी, एनर्जी भर गई, फिर ऊपर गया, रिलैक्स हो गया, फिर नीचे आया, फिर एनर्जी भर गई। अब की बार इधर से ऐसे हो जाएगा, एनर्जी भर जाएगी। तो जब जब ये मीन पर पहुंचेगा, इसमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी भरेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर वेव में पूछा जाए, एसएचएम में एनर्जी कंजर्व होता है, वेव में अगर कोई पोर्शन एसएचएम कर रहा है, तो क्या उस पोर्शन की एनर्जी कंजर्व होगी? तो हम बोलेंगे नहीं सर, लेफ्ट से एनर्जी लेगा, फिर राइट को ट्रांसफर देगा, तो एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी? एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक तरफ से लेगा एनर्जी, फिर वो आगे एनर्जी भेजेगा। तो इसलिए ये पोर्शन जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अरे बताओ, समझ में आया? एसएचएम में एनर्जी क्या होती है, या एनर्जी कंजर्व? अच्छा बताइए, एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? मीन पर। पूछिए कैसे? एक तो कार्डियक एनर्जी भी मैक्सिमम है, ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो दोनों का सम क्या होगा? बड़ा। एक्सट्रीम पर क्या होगा? जब ये एक्सट्रीम पर आया, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कार्डियक एनर्जी भी जीरो, सारी एनर्जी खत्म। यानी ये मीन पर जब आता है तो एनर्जी लेता है, फिर आगे भेजता है, फिर एनर्जी लेगा, फिर भेजेगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर भेजेगा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ये समझ में आ गया। तो दूसरा थियोरेटिकल पॉइंट अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मैं आपसे बोलूँ एनर्जी ऑफ द पोर्शन विच इज ऑसिलेटिंग in wave, which is oscillating in a wave, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। बोलते हैं विल नॉट बी कांस्टेंट, विल नॉट बी कांस्टेंट। देखिए ये पहले, ये सब ना थ्योरेटिकल सवालों के जवाब है बेटा, जिसको देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बना लेंगे कि भाई बनाना है, आसान ही है, बहुत ईजी है। इसको लिखो, केवल ये डायग्राम मत बनाना, ये लिखो, एनर्जी ऑफ पोर्शन
which is oscillating in a wave will not be constant ये एनर्जी लेफ्ट से रिसीव करेगा फिर राइट को देगा, लेफ्ट से रिसीव करेगा राइट को देगा। इस तरह से एनर्जी जो है प्रोपागेट करती है, ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। लिख लिया बेटा? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। इधर ध्यान दो। अब बेटा मेरे को ना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बतानी है। सिंपल है बेटा, देखिए इधर 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 इधर। चलिए वैसे पहले बेटा पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत इजी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे सॉल्व किया गया है। मान लीजिए आपसे बोलेगा, इधर ध्यान दो, इधर। अब सब लोग इधर देखो, हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए मान लीजिए बेटा ये वेव रस्सी पर प्रोपागेट कर रहा है, यहाँ से एक डिस्टेंस पर ये पोर्शन ऑसिलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी समय y डिस्प्लेसमेंट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताएंगे, बताओ बेटा। जब ये यहाँ पर है तो रिलैक्स्ड लेंथ है, देयर इज नो स्ट्रेचिंग। जब ये रस्सी में ऑसिलेशन ही नहीं था, जब कोई वेव ही नहीं जा रहा था तो रस्सी स्ट्रेट थी ना। लेकिन जब वेव जाता है, इसमें ऑसिलेशन होता है, तो अब ये dx नहीं रहा। मान लो किसी पोजीशन पे यहाँ दिख रहा है, तो ये dl लेंथ है। मैंने इसे क्या माना बेटा, उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। तो क्या होता है, वर्क ड्यू टू टेंशन, वर्क ड्यू टू टेंशन। टेंशन की वजह से ना स्ट्रेच होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो वर्क ड्यू टू टेंशन कितना होगा बेटा, वर्क ड्यू टू टेंशन। तो हम बोलेंगे टेंशन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल था dx और अब dl हो गया, तो एक्सपेंशन कितना हुआ, dl माइनस dx। सुनो, अगर मैं बोलूँ ये स्प्रिंग है, मैं बोलूँ बेटा इसकी लेंथ थी dl, dx नेचुरल लेंथ है। अब किसी ने खींचा, मान लो टेंशन का फोर्स लगा और खींच करके इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसकी न्यू लेंथ है dl। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस टेंशन, बताओ। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वर्क कितना होगा, तो आप बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, t इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जल्दी बताओ, dl माइनस dx। यही तो करोगे, ये क्लियर हुआ। और जो भी वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अरे जो भी वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, t इंटू dl माइनस dx। बोले यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान है, सुनते चलो, बिल्कुल आराम से सुनते चलो। ठीक है बेटा, टेंशन। अच्छा dl, जरा dl यहाँ से देखना। तो ये वाला जो डायग्राम है बेटा, उसको मैंने यहाँ बना दिया बड़ा करके। ये dl ये dx है और इसे dy मान लेते हैं, y डिस्टेंस पर dy ये छोटा सा लेंथ है। अच्छा बताओ बच्चों, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पर? क्या dl बराबर अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो हम लिख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। बोलो सही लिखा? अरे बोलो यहाँ तक सही लिखा बेटा। और क्या है, बस सुन लो समझ लो, बस कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ है जिस पे थ्योरेटिकल सवाल फिर बनेगा। आप बोलेगा अच्छा इतना अंदर तक पूछते हैं? हाँ पूछते हैं भाई, थ्योरेटिकल सवाल है, अब देखना बनाओगे। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सुनना, वो चीज़ जो मुझे बतानी, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं बोलूँ तो लोग मानेंगे नहीं कि कैसे हो गया, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ ज़रा सा। इसमें dx कॉमन लो, अंडर रूट में dx कॉमन लो, तो क्या होता बेटा, t और dx को मैं बाहर निकाल दिया। इसमें dx में dx स्क्वायर है, रूट से 12 का dx, यहाँ dx नहीं है तो dx डिवाइड में जाएगा। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। बोलो सही लिखा? सही लिखा बेटा। और यहाँ से भी dx कॉमन हो गया तो -1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब क्या करो, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, dy बाई dx इज़ वेरी स्मॉल। तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2। जैसे बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है ना, a प्लस एक्स की पावर n है। अगर मैं बोलूँ x बहुत छोटा है 1 से, तो क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी बताओ? यही लिखते हैं ना, पावर रूट को मतलब 1/2 कर लो ना, ऐसे कर लो, पावर में 1/2।
बोलो सही लिखा? बाइनोमियल थ्योरम क्या कहेगा? 1/2 आगे कर लो, 1/2 आगे कर लेते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, घबराना नहीं। देखो du बाई, अब मैं du बाई dx लिखूंगा। ये du बराबर था ना, dx डिवाइड में गया, इसको बोलते बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। du बाई dx को क्या पड़ेगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो जरा क्या लिखूं? टेंशन 1/2 आगे कर लूं, 1 प्लस, बोलो बोलो, 1 प्लस 1/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर -1 होगा। ये नज़र आ रहा है? देखो 1 से 1 कट गया, तो du बाई dx यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ 1/2 इंटू टी फॉर टेंशन dy बाई dx का होल स्क्वायर। पहुँचो यहाँ तक, पहुँचो, जल्दी जल्दी लिखो, अब कुछ बातें बतानी है। आराम से आराम से। बेटा थोड़ा शांत रह लो। ये मिटा दूँ डायग्राम? कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, एकदम शांत रहता है। नहीं आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है। वो लेट गया और थक गया, बैठे बैठे थक गया। क्या हुआ बेटा? शांत भाई शांत। जानते हो मिटाएं इसको, मिटाएं। अब एक बात समझाता हूं, जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता वो सुनो। अच्छा अगर तुम गौर करो, अगर मैं इसे थीटा मानूं, देखो सुन ही नहीं रहा है, अगर तुम गौर करो, क्या इस बात को देख पा रहे हो? थीटा दिख रहा है ट्रायंगल में? अच्छा बताओ tan थीटा कितना होगा? अच्छा मैंने बोला dy बाई डी एक्स इज वेरी स्मॉल, यानी थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। थीटा बहुत ही छोटा है, यानी कि ये जो वेव में जो ये पोर्शन ऑसिलेट करेगा उसमें एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होगा, एम्पलीट्यूड छोटा होगा। सुनिए बेटा, इस तरह के वेव के लिए हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, इस तरह के वेव के लिए एनर्जी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस तरह के वेव के लिए एनर्जी पढ़ रहे हैं। क्यों? ऐसा जब होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, कोई भी पोर्शन ज़्यादा स्ट्रेच होगा, तो उस केस में थीटा छोटा नहीं रहता है। जब ये होता है ना तो थीटा बहुत ही छोटा स्ट्रेचिंग होता है, ये थीटा बहुत छोटा होता है। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाते हैं कि चलो भाई फॉर्मूला तुम निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, वो जो फॉर्मूला होगा वो किसके लिए वैलिड होगा? क्या इस तरह का वेव या इस तरह का वेव? तो हम बोलते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला वेव।
यानी देखिए नीट का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा दिया। बोला भैया ज़्यादा हमें इंजीनियरिंग इसमें नहीं करनी है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। आईआईटी वालों को भी नहीं पढ़ना पड़ता है, बस बोला ज़्यादा इसमें बुद्धि मत लगाओ, नासा की तैयारी करना तब करना। बोला फॉर ए स्मॉल हार्मोनिक वेव एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, तब ये फॉर्मूला डेराइव करना मतलब वैलिड करना है, अप्लाई करना है। अगर बड़े एम्पलीट्यूड का वेव आया तो एनर्जी का फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये कहानी है, इस पे थ्योरेटिकल सवाल बना था। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पर कहानी बहुत छोटी सी है, इसको सुन लीजिए। अच्छा बेटा सभी लोग बताओ dy बाई डी एक्स, अगर मैं बोलूँ y का इक्वेशन मैंने लिख दिया a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, कोई मुझे बताएगा dy बाई डी एक्स कितना होगा? जल्दी बताओ, डिफ्रेंशिएट करना आता है? a साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स और इनटू में माइनस के ना, तो माइनस a इंटू के, बिल्कुल ध्यान देखना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो समझ में आ रहा बेटा? इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप पुट करो, डी यू बाई डी एक्स यानी पोटेंशियल जी पर यूनिट लेंथ में, और फाइनली फॉर्मूला रट्टा मार लो। देखो देन सब लोग समझो, देन डी यू बाई डी एक्स, बोलो क्या पढ़ोगे इसको, जल्दी पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, वेरी गुड। अच्छा देखो टेंशन याद है, रस्सी पर स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई म्यू याद है, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या टेंशन में स्क्वायर करेंगे तो टेंशन निकल जाएगा म्यू वी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर टी बाई म्यू, तो टी बराबर म्यू वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? इसको मैं मिटा दूँ, समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनना, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या डी वाई बाई डी एक्स ये है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, के क्या है जल्दी बताओ, प्रोपगेशन, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक बात, छोटी सी बात बताओ, क्या आपने कभी पढ़ा है के बराबर ओमेगा बाई वी? तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 म्यू वी स्क्वायर। अच्छा देखो के बराबर मैं ओमेगा बाई वी पुट करता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होगा, अब वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? एक मिनट पहले समझो, के बराबर ओमेगा बाई वी, ओमेगा बराबर के वी, ऐसे बोल सकते हैं, के स्क्वायर वी स्क्वायर इज द ओमेगा स्क्वायर, सही लिखा? तो यहाँ पर बेटा इंटू में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का। घबराओ नहीं है। बताओ ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जल्दी बताओ? जब एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड के लिए ये वैलिड होता है। मैं रटने का तरीका बता देता हूँ, डोंट वरी। अब बता रहा हूँ ना, रटने का तरीका बता रहा हूँ ना, परेशान क्यों हो रही हो? याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डोंट वरी। सोनी दीदी ने हम परेशान बैठी थी कि बस मन की बात कर दी, सर आपने ये याद कैसे करें? बेटा आराम से, अरे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जितना बताया वो सब कुछ अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है बस। ठीक से देखो, ए शांत शांत, ठीक से देखो, ये बोल रही ए की पावर 4 होगा, ठीक से देखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है और होल स्क्वायर है बस।
किसको लिखा बेटा? वी को। वी क्या है बेटा? व्हाट इज वी? नहीं, वी को जानती हो क्या बोल रही है? बोले सर वी बराबर ए ओमेगा। अरे वी बराबर ए ओमेगा, ए टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4। बैल बुद्धि, वी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी इज द स्पीड ऑफ वेव। सब मिक्स कर दिया, सब हो गया, खेल हो गया बस। अब समझ में आया कि लोगों को वेव क्यों नहीं आता समझ में। अच्छा सुनिए, हे शांत, शांत भाई, अब एक बात सुनिए। पहली बात जो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मैंने जितना कराया वो आपको उतना नहीं करना था, बस 2-3 पॉइंट्स के लिए मुझे ये बताना पड़ता है बस। अब आप मोटा मोटा याद रखो, कभी कभी सवाल आए, थोड़ा ही बहुत आएगा। पहले ये बताओ बेटा, स्ट्रिंग पर वेव प्रोपागेट कर रहा है, छोटा छोटा बताओ, इतना लंबा चौड़ा मत सब भूल जाओ। वो 4-5 पॉइंट्स के लिए मुझे इतना करना पड़ा बस। अब वो 4-5 पॉइंट बिल्कुल याद कर लो, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, आप बस बताते जाना। अगर किसी स्ट्रिंग पर वेव प्रोपागेट कर रहा है, बताइए किसी पोर्शन में ऑसिलेशन होता है? हार्मोनिक ऑसिलेशन है, SHM होगा। क्या उसकी एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं है। वेरी गुड। वो पोर्शन जो ऑसिलेट और उसकी एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? मिनिमम कहाँ होगी? मतलब जीरो होगी एक्सट्रीम पर। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? मीन पर। SHM का उल्टा। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम होगी? जीरो कहाँ होगी? एक्सट्रीम पर। बोलो क्लियर। उसके बाद बेटा अगर मुझसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट लेंथ, रस्सी तो इतना लंबा है तो पूरे रस्सी का एनर्जी नहीं बताते हैं, उसके यूनिट लेंथ में एनर्जी बताते हैं। अब मुझे बोले 1 सेंटीमीटर में एनर्जी बताओ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट लेंथ की एनर्जी मालूम है 1 सेंटीमीटर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट लेंथ में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो, मैं याद कराने का तरीका, याद करने का तरीका, जो भी कुछ कराया वो सब भूल जाओ, जो भी कुछ कराया वो सब भूल जाओ। अब तुम्हें क्या याद रखना, सुनो कैसे याद रखना ये फॉर्मूला, ये सुनो। क्या आपने एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वहां याद किया था? 1 मिनट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में क्या याद रखा था? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ऐसे कुछ याद रखा था। पहले तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर याद रखना है। चूंकि पर यूनिट लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ को म्यू बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पहले यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद वहाँ पीरियोडिक फंक्शन साइन का स्क्वायर है, यहाँ कॉस का स्क्वायर है। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, बहुत ही आराम से सुनिएगा। हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का ये टर्म जो याद रखना है, वो केवल बोल तो रहा हूँ मैं कि याद रखना है, लेकिन जब आप 500 क्वेश्चन बनाओगे तो शायद एक क्वेश्चन जो होगा वो पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट। हमें अक्सर जो पूछता है वो एवरेज वैल्यू पूछता है कि बताओ भैया ऑन एन एवरेज यूनिट लेंथ में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हम 1/2 पुट कर लेते हैं। हमें क्या पूछता है बेटा? एवरेज वैल्यू। क्या पूछता है? एवरेज वैल्यू। पता है कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 1/2। कैसे? कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है बेटा वो 1 से 0 तक के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, तो 0 और 1 का जो एवरेज होता है वो 1/2 आता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर एवरेज वैल्यू पूछता है। लेकिन फिर भी आपको अभी याद रखने के लिए बोला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पर यूनिट लेंथ है तो m/l हो जाता है म्यू, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और फिर साइन स्क्वायर जैसे वहाँ था यहाँ कॉस स्क्वायर है, बाकी वेव का है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। इधर इधर इधर, अगर मान लीजिए मुझसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी, अभी क्या सॉल्व किया बेटा जल्दी बताओ? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ, अगर कोई रस्सी स्ट्रेट है, अभी जब वेव पास करेगा, ये पोर्शन देख रहे थे ना, ये पोर्शन देख रहे थे ना, जो कि पहले स्ट्रेट था तो ये था, अब ये पोर्शन, इसका मास है dm।
बताओ बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ डी एम इंटू, अच्छा यहाँ वेव की वेलोसिटी आएगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी? पार्टिकल ना, ये पार्टिकल है, ऑसिलेट कर ऐसे ऐसे। अरे बताओ, सोच के बताना बहुत आराम से। मुझे पर यूनिट लेंथ में बताना है काइनेटिक एनर्जी, तो लेंथ से डिवाइड करेंगे। अब मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेटा? डेंसिटी, लीनियर। बेटा बात नहीं करो यार प्लीज़। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। तो 1/2 म्यू। अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या dy/dt का होल स्क्वायर नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मन में सोचो, y की वैल्यू लोग लिखते थे a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो dy/dt हो जाएगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? यहाँ वैल्यू पुट कर लें, बताओ कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जल्दी बताओ। हाफ म्यू, बताओ इस ए ओमेगा एक साइड आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे कितना? वही आएगा, हाफ म्यू ओमेगा ए स्क्वायर आया। और क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी यूनिट लेंथ में जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यूनिट लेंथ में सेम आ रही है? शांत, अरे शांत। यहाँ पर वेव की वेलोसिटी क्यों नहीं ली? ये बोल रही हो ना? वहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों नहीं ली? हाँ हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जो, अच्छा एक सेकंड अभी बता रहा हूँ, अभी लिख लो पहले, जरा मिटाऊंगा ना मैं। ए शांत भाई, शांत शांत बच्चों, शांत प्लीज। पहले लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरे से ये सवाल पूछा गया, भैया सुनो, है सब लोग पहले सुनो, कन्फ्यूज़न किसी को भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कौन सी स्पीड आ रही है? पार्टिकल की। मुझसे ये सवाल पूछा गया, मैं मिटा दूँ इधर, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सब लोग एक छोटी सी बात बताना, पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने कैलकुलेट किया था तो वर्क डन में मैंने T इंटू और क्या लिखा था? dl माइनस डी एक्स लिखा था। अब ये क्या था बेटा? और टेंशन को कैसे मैंने एलिमिनेट किया था, हटाया कैसे था? स्पीड ऑफ वेव इज अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी में कहीं टेंशन आ पाता है? नहीं। स्पीड ऑफ द वेव अंडर रूट टी बाई म्यू, तो मैंने क्या किया? वी स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू, तो टी बराबर म्यू वी स्क्वायर कर दिया। इसी को लेकर के सोनी दीदी परेशान है, बोली सर वी क्यों आया, पार्टिकल क्यों नहीं आया? अरे मैंने टेंशन को एलिमिनेट करा ना, नहीं आया समझ में? लाहौल वाला कुब्बत, कौन सा वेलोसिटी कहाँ यूज़ हो रहा है, कंफ्यूज हो गई है पूरी तरह से। लिखिएगा टोटल एनर्जी इसमें है ना बेटा, टोटल एनर्जी जरा सा है, 5 मिनट लगेगा। आपके समय होने से नहीं होगा, आपको निकलना है निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। मैं तो इसको कंप्लीट करूँगा, ज़रा सा है, ठीक है ना? आपको जाना है आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जिसका समय पूरा हो गया निकल लो भाई। देखिए अगर टोटल एनर्जी पूछा जाएगा, ए शांत है, बिल्कुल शांत, टोटल एनर्जी पूछा जाएगा, क्या एलिमेंट जो पोर्शन मैंने माना था उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी बच्चों? अरे होगा कि नहीं होगा बेटा? अच्छा अगर मैं पर यूनिट लेंथ में निकालना चाहता हूँ टोटल एनर्जी, तो dx से डिवाइड करेंगे, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे?
और एक छोटी सी बात बेटा, अगर आप अब केवल दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, जो भी चीज़ें बताया बेटा वो सब व्यर्थ है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर जाओ बस। अच्छा बताओ, चलो दिमाग लगा के बताना, पोटेंशियल जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलो, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब उतना ही फॉर्मूला का एनर्जी पर यूनिट लेंथ का था, क्या था, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस। अच्छा दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू दोनों तो सेम ही है, और 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, और 2 से 2 खत्म। अब बताओ टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या बोलते बेटा इसको, टोटल एनर्जी, क्या फॉर्मूला जल्दी बताओ, म्यू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक मिनट जरा पेन रोकना, लेकिन बेटा मैं बार बार बोला 500 सवाल बनाओगे, शायद एक सवाल होगा जिसमें पूछा जाएगा किसी इंस्टेंट पर एनर्जी पर यूनिट लेंथ सॉल्व करें। ये किसी टाइम पर ही तो बताएगा। हमें अधिकतर क्वेश्चन में एवरेज एनर्जी फाइंड करनी होती है, एवरेज एनर्जी इन 1 साइकिल। और सुनो बेटा, रुक जाओ, इधर ध्यान दो, और एक साइकिल में एवरेज, इसका जो एवरेज होगा बेटा, तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था 1/2। अब सीधा सीधा याद कर जाओ, एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना बताया, कितना, अच्छा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होगा 1, मिनिमम कितना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 हो सकती है, कॉस स्क्वायर तो माइनस में जाएगा ही नहीं ना, कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 और 1 का एवरेज कितना होगा 1/2, तो सीधा सीधा अब ये 1/2 लिख देंगे, और म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पता है बेटा, ध्यान दो इधर, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है। रुको, और जो आप SHM में जानते हो ना फॉर्मूला, बताओ SHM में एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। SHM में टोटल एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो इसको याद कर सकते हो, यहाँ पर यूनिट लेंथ है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ होगा 1/2, पर यूनिट लेंथ है तो मास अपॉन लेंथ भी हो जाएगा, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहीं तक मुझे पहुंचाना था आपको, अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता तो आपके साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी होता, कुछ थ्योरेटिकल सवाल नहीं बना पाते हैं। अच्छा चलो, ये सवाल, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, लार्ज एम्पलीट्यूड या स्मॉल एम्पलीट्यूड। आप अगर मैं बोलता डायरेक्ट कि बेटा ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए, आप पूछते क्यों जानने के लिए फिर मुझे पुराना जाना पड़ता, इसलिए मैंने कहा चलो बताता चलता हूँ। क्लियर हो गया। अब यही फॉर्मूला यूज़फुल है, जितना पढ़ाया सब व्यर्थ, यही आप याद कर जाओ, बीच का सारा जर्नी आप भूल जाओ, जैसे जैसे चला सब भूल जाए, स्किप कर जाओ दिमाग से, केवल ये फॉर्मूला रट जाओ बस। एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होता बेटा, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बात खत्म हो गई। चलो बस, ओके, थैंक यू।